तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मास के बारे में, मास किसे कहते हैं और वेट के बारे में। ठीक है, तो मास क्या होता है? मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या होता है, उसी का मास होता है, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। यानी कि जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर इनर्शिया होगा, जितना ज़्यादा वस्तु के अंदर जड़त्व होगा, उतना ही क्या होगा उसका द्रव्यमान, उतना ही उसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, ये आपका 9th चैप्टर का कंसेप्ट है टर्म 1 का। ठीक है, तो इस पर इतना ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ध्यान ये बात रखनी है कि जो मास होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, कहीं भी चेंज नहीं होता, किसी भी जगह पर चेंज नहीं होता। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, यानी कि जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक जगह से दूसरी जगह जाने पर चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर आपका मास अर्थ पर कुछ है तो वही मास आपका मून पर भी रहेगा, या फिर किसी अदर प्लेनेट पर भी आपका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता, यानी कि जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं बदलता, जितना मास होता है उतना ही रहता है। ठीक, उसके बाद आता है वेट। क्या होता है? तो वेट होता है, वेट एक फोर्स है, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है वही क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। जैसे कि अर्थ मुझ पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, तो जितनी मुझ पर फोर्स लगा रही है अर्थ, उतना ही क्या होगा, मेरा वेट होगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा रही है ऑन एन ऑब्जेक्ट, वही क्या कहलाता है, उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है, यानी कि भार कहलाता है। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पृथ्वी का आकर्षण बल क्या कहलाता है, वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, और जो वेट होता है, जो वेट होता है वो क्या होता है, उसको W से हम डिनोट करते हैं, यानी कि इसको किससे दिखाते हैं, W से हम दिखाते हैं। ठीक, और इसका जो यूनिट होती है उसकी SI यूनिट क्या होती है, SI मात्रक इसका क्या होता है, SI मात्रक इसका न्यूटन होता है। ठीक, N से इसको दिखाते हैं। ठीक है, और जो वेट होता है वो फोर्स है जो डाउनवर्ड लगता है, कहाँ पर लगता है, नीचे की तरफ लगता है। ठीक, वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि वेट कैसा फोर्स है, वेट एक ऐसा फोर्स है जो धरती की तरफ लगता है, डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, टूवर्ड्स द अर्थ लगता है। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, कहाँ पर लगता है, नीचे की ओर लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पर क्या होगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, यानी कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान तो सेम रहेगा, मास तो सेम रहेगा, किसी भी जगह पर जो मास होता है वो चेंज नहीं होता, मास डजंट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो मास तो चेंज होता नहीं है। तो वेट क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का अलग अलग प्लेनेट पर, तो किसी भी चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार क्या होगा, तो भार क्या है, व्हेन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर क्या है, एक फोर्स है जिससे कि मून जो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जिस फोर्स से मून उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है वही क्या हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा मून पर। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। वेट क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मून पर वेट क्या है, वही है जितनी फोर्स मून उस ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मून उस ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है वही क्या हो जाएगी, उसका वेट हो जाएगा मून पर। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो भार क्या है, वही है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या है, जिस आकर्षण बल से चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, या फिर जितना आकर्षण बल उस वस्तु पर चंद्रमा लगा रहा है, चांद उस वस्तु पर जितना आकर्षण बल लगा रहा है वही क्या हो जाएगा, उस वस्तु का चांद पर भार हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और ये जो होता है ये प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करता है। ठीक है, जैसे मेरा वेट जो है अर्थ पर कुछ और होगा, मून पर कुछ और होगा, मार्स पर कुछ और होगा। ठीक है, वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ा था वो अलग अलग होती है, उसकी वैल्यू अलग अलग होती है इसकी वजह से। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो मास होता है, जो मून का मास होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू अर्थ। ठीक है जी, अर्थ का मास जो होता है वो ज्यादा होता है और मून का मास जो होता है वो कम होता है, आगे आप देखेंगे अभी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एक चीज दी हुई है, देखिए मानना पड़ेगा कि मानो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, क्या है, इसका मास m है, और उसका
मून पर वेट कितना है, WM हमने मान लिया, ठीक है जी, वेट ऑन मून, WM से उसको हम दिखा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर कितना है, WM है। और उस मून का मास कितना मान लिया हमने, मून का मास मान लिया हमने MM, यानी कि मास ऑफ मून। बड़े M से मास हो जाएगा, छोटे m से हम मून को दिखा रहे हैं मास ऑफ मून। अगर हमको अर्थ का निकालना होगा तो इसकी जगह क्या कर देंगे, मास ऑफ अर्थ अगर हमको लिखना तो ME कर देंगे, ठीक है। वेट ऑन अर्थ अगर करना है तो WE कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से तो WM क्या दिखा रहे हैं, वेट ऑन मून, और MM क्या दिखा रहे हैं, मास ऑफ मून। और रेडियस ऑफ मून को किससे दिखा रहे हैं, RM से दिखा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, M है, और चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या है, चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या है, WM है, और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, MM है, और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, RR है। अगर हम ये सब चीजें मानते हैं तो अगर हम इसी में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते थे, जो हमने सबसे पहले पार्ट में पढ़ा था, ठीक है, बाय अप्लाइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दें, हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों लगाएंगे, क्योंकि वेट भी क्या है, वेट भी एक फोर्स ही है, और हमने सबसे शुरू में फोर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वेट भी क्या एक फोर्स ही तो है जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रही है। इसी वजह से हमने क्या करा, W को F से रिप्लेस कर दिया, F को W से रिप्लेस कर दिया, और F की जगह क्या लिख दिया हमने, फोर्स की जगह वेट लिख दिया, W लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, ठीक। GM यानी कि मास ऑफ मून इनटू में मास, ये किसका मास है, ये ऑब्जेक्ट का मास है, अपॉन में R स्क्वायर, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर है, किसकी रेडियस का, मून की रेडियस का स्क्वायर है, RM से, जिसको हम दिखा रहे हैं, ठीक। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर ठीक है, ये तो हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर क्या मास होगा, वेट होगा, सॉरी क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर क्या वेट होगा, इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर क्या वेट होगा वो देख लेते हैं। तो उसका क्या होगा, WE से हम इसको दिखा देंगे, ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑन अर्थ हो जाएगा, ठीक है। और G जो है वो हर जगह सेम रहता है, ठीक है। ME क्या हो जाएगा, ME मास ऑन अर्थ, मास ऑफ अर्थ, सॉरी क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ। M क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और R क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ, और उसका स्क्वायर है, ठीक है। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर तो क्या करेंगे, WM अपॉन में WE रखेंगे, इन दोनों को डिवाइड करना है। फिर इन दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू रखेंगे, ठीक। अब इसके अंदर जो मास ऑफ मून है, वो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, कितनी है, 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम है, ठीक। और मून की रेडियस कितनी है, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर है। फिर उसके बाद जो अर्थ का मास है, अर्थ का मास कितना है, 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थ की रेडियस कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। फिर ये सारी वैल्यू हमारे पास, ये सारी वैल्यू NCERT में दी हुई है, वहीं से ये डाटा लिया गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू पुटअप कर देंगे, मास ऑफ मून की जगह मास ऑफ मून की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का मास नहीं पता तो हमने M मान रखा था, तो उसको M ही मान करके चलेंगे। G की वैल्यू दोनों तरफ कांस्टेंट रहेगी, G की वैल्यू कितनी होती है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये G की वैल्यू रहती है। ये तो दोनों तरफ सेम ही रहेगी, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं लिखी हमने, डायरेक्ट G ही लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर अर्थ का मास की वैल्यू लिखी है, नीचे अर्थ की रेडियस है, ठीक। इस G से ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी। और जब आप इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0.16715 जो है आपकी वैल्यू आती है, इनको डिवाइड करके, ठीक है। और ये क्या होता है, अप्रोक्स बराबर होता है किसके, 1/6 के। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जो वेट ऑफ मून है वो 1/6 है किसका, वेट ऑफ अर्थ का, यानी कि जो वेट अर्थ का जो वेट है वो 6 टाइम्स ज्यादा है मून के वेट से, मून के मास से। अर्थ का जो मास है वो 6 टाइम ज्यादा है मून के मास से, ठीक है। ये लिखा हुआ वेट ऑफ मून ऑन एन ऑब्जेक्ट कितना है, 1 है। वहीं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना है, 6 है, ठीक है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना, 1 है, और पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना है, 6 है, ठीक। इसीलिए क्योंकि अब चंद्रमा का मास ही कम है, मून का मास ही कम है, इसीलिए जो मून होता है वो ऑब्जेक्ट पर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है मून पर वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू अर्थ। क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा लगाएगा, जिसकी वजह से अर्थ पर ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है गाइस। तो
तो गाइस इसी के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।